गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नीट 2023 एग्ज़ाम के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, लास्ट मोमेंट का आपको प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल किस तरीके से बनाएं, इन सारी चीज़ों को, नीट का पेपर कैसे बनाया जाता है दैट मीन्स कि जो एग्जामिनर होते हैं जिन्होंने पेपर सेट करना है, क्वेश्चन चूज़ करना है, तो वो किस बेसिस पे क्वेश्चन चूज़ करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी नेशनल लेवल के या किसी भी अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मेरे अकॉर्डिंग, एक होता है स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी। स्पीड इसलिए क्योंकि टाइम आपको लिमिटेड दिया जाता है, लिमिटेड टाइम है 3 घंटे 20 मिनट का, 20 मिनट को तो आप ऐसे ही हटा दीजिए, 3 घंटे का समय होता है आपके पास। एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपने गलत आंसर किया तो आपका -1 कट कर लिया जाएगा। बिफोर दैट आप सबको पता होगा कि 6 अप्रैल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 6 अप्रैल तक, तो आप 6 अप्रैल का वेट मत करिए, सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए। बात करेंगे क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या डिफरेंस आता है आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, एज वेल एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वेश्चन नीट 2023 से रिलेटेड कि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। क्या वो क्वेश्चंस इजी होंगे, मॉडरेट होंगे या टफ होंगे, है ना, मीडियम लाइक, है ना, कि ना तो ज़्यादा इजी ना तो ज़्यादा टफ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर दैट मीन्स कि अगर आप 2014-15 से देखना चालू करें, ये बात अलग है कि उस समय इस एग्ज़ाम का नाम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, अभी इसका नाम नीट हो गया है, बट नाम ही चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आप पिछले 10 साल 12 साल का पेपर उठा के देख सकते हैं। तो इजी, मॉडरेट, टफ लेवल का अगर जो क्वेश्चन होता है तो पूरा का पूरा पेपर कभी भी इजी नहीं आया है या पूरा का क्वेश्चन मॉडरेट नहीं है, टफ नहीं है। तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में मिलते हैं, हालांकि यहाँ पे मैंने ओनली फिजिक्स रखा हुआ है, कुछ बातें मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा। तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं कि अब ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा क्वेश्चन ईजी आ गए या मॉडरेट या टफ आ गए, तो उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि भाई पेपर कैसा था। पिछले कुछ सालों में अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो हायर साइड में मार्क्स स्कोर करने वालों की संख्या बढ़ी है, भले ही पेपर का लेवल टफ क्यों ना रहा हो, या ऐसा बोला जाता रहा होगा कि मॉडरेट टू टफ था। हायर साइड दैट मीन्स कि 690 प्लस 700 या 720। अगर पेपर इजी मॉडरेट कैटेगरी में आता है तो उस केस में आप ये मान के चलिए कि इस साल लास्ट ईयर 2 लोगों ने 720 स्कोर किया था, तो इस हो सकता है कि 720 स्कोर करने वालों की संख्या भी बढ़ जाए। ज़्यादा इजी पेपर आ जाएगा ना, तो एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करिए कि बहुत ज़्यादा इजी पेपर मत आए, बहुत ज़्यादा टफ मत आए, और इनका एवरेज पेपर आए। और ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर मैंने बताया, आप उसका एनालिसिस करें, ट्रेंड एनालिसिस करें, या आप ना करें, हमने करके आपको दिए है, तो एक्सपेक्टेड है कि पेपर एवरेज ही आएगा जिसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो अब आपका सिलेक्शन कौन से क्वेश्चन को बनाने से होगा। यदि आप पूरे पेपर को देखो और इजी और मॉडरेट ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, इजी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन उससे कम, और टफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये आपसे नहीं बनता ना, तो आपका नज़र इन पे ही पड़ता है और आपको पेपर टफ लगता है। यदि आप इसको छोड़ भी देते हैं ना, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्पेशली अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्लियरली समझ लीजिए कि पूरे पेपर सेगमेंट से इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन बना के भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब ये मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा मिल जाएगा, पर ये पक्का है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC, ST, SC, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन बना के भी आपका आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। ज़्यादा डर जो है बच्चों को इसी सब्जेक्ट से लगता है, फिजिक्स से लगता है ना, जो खास करके बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो नीट के बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एक्सेप्शंस हर जगह होता है ना। तो डर इसलिए लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल पोर्शन है, और जहाँ भी मैथ्स की बात आती है तो हम बायोलॉजी वालों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो इसमें न सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बल्कि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ एनालिटिकल टाइप के या कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। या आप इसको कह सकते हो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि इनको सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए फिजिक्स के लिए, ठीक है। बट आप इसको रट नहीं सकते, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, 99% चीज़ें इसमें समझने के लिए होती हैं, और जब तक आप समझेंगे तभी आपसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये क्योंकि हम लोग टीचिंग करते हैं, तो हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन पावर होता है स्टूडेंट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, अगर सब्जेक्ट हम लोग किसकी बात करते हैं, चलो एक सब्जेक्ट ले लेते हैं बायोलॉजी की, तो 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं, 60 to 70% मेजर पोर्शन होता है। और वैसे भी
नीट में बायोलॉजी का मेजर कंट्रीब्यूशन है टोटल स्कोर में, है ना। हमेशा मैं बोलता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसलिए इसको इतनी तवज्जो देता हूँ, मैंने खुद भी एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है और इसमें बायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन हमेशा से ज़्यादा रहा ही है। 50% वेटेज इसका होता है। तो 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं एवरी ईयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर के पेपर से रिपीट हुआ है, पर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएं, बल्कि अगर पॉसिबल है तो उससे रिलेटेड टॉपिक को भी, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है उस टॉपिक को NCERT के बुक से जरूर पढ़ लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम रिपीट होगा, इसके चांसेस कम है। एज इट इज़ रिपीट हो जाए सेम टू सेम, चांसेस कम है, एक दो क्वेश्चन होते भी हैं ऐसे, बट उस कॉन्सेप्ट से या उस पर्टिकुलर पार्ट से, उस पैराग्राफ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनाए जाते ही हैं। सेम चीज़ों से हर साल क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट या जो रहता है, तो PYQ इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी बुकलेट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना, पीछे ना उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। बेटर ये है कि अगर वो एक्सप्लेनेशन NCERT बेस्ड है, क्योंकि आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी है। जो मैंने शुरू में लिखा था क्वालिटी और क्वांटिटी, यहाँ पे आपको थेसिस नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना है। तो अगर वो एक्सप्लेनेशन जो है NCERT बेस्ड है तो उसको आप ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि जो नीट 2023 का पेपर बनाया जाएगा, 2023 का पेपर जो बनाया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन 60 to 70% क्वेश्चंस, ये मैं एनालाइज और करूँगा आगे, वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप देख पाइएगा कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ना, उन्हीं के भाई बंधु अभी दिस ईयर 2023 में आने वाले होते हैं। तो ये मस्ट होता है, इसको जरूर कर लो, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी। 10 बार से ज़्यादा नीट का पेपर हो चुका है, उन सारे पेपर को आप एक्यूमुलेट कर लो, जमा कर लो, सॉल्व करके देखो, काफ़ी नंबर ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन से डिराइव होते हैं अगले साल के क्वेश्चन। तो नीट 2023 का पेपर उससे आएगा, तो मे बी ऐसा एक्सपेक्टेड है। अगर आप ऐसा कर लो तो आपको वो एनालिसिस नहीं करना है कि कौन कहाँ से आया, किससे आया, आपको सिर्फ उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है PYQ, एज वेल उसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और उससे रिलेवेंट अगर थ्योरी, जो रिलेटेड थ्योरी है NCERT के बुक में, उसको थोड़ा पढ़ लो रिवीजन के टाइम पे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये हो जाएगा। नाउ बात करते हैं कि 45 दिन 45 डेज, अराउंड 45 to 50 डेज बचे हुए हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको एक एक सेकेंड का टाइम टेबल बना के दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप अपना एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ, इतना खतरनाक, जिसको आप खुद भी फॉलो ना कर सको। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा इंडिविजुअल स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, आपके पास समय अलग होता है, कोई सुबह 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई रात भर नहीं सोता है, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। 6 घंटे कम कर दिया मैंने, 8 घंटे कम से कम, +-1, ठीक है, आपको नींद लेनी ही है। तो बचे हुए टाइम पे कोई अदर वर्क तो है नहीं आपके पास, तो आप एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि आप शेड्यूल बना के काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये शेड्यूल आप लोग 20 मार्च, मतलब अगर आप 20 मार्च के बाद वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद का कर सकते हैं, से लेके 5 मई, प्रेफरेबली आप 5 मई तक मत जाओ, 30 अप्रैल तक का बनाओ, क्योंकि लास्ट का जो 1 वीक होता है उस मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको जरूर इसको फॉलो नहीं करना है ना, आपका अपना होना चाहिए। लाइक अगर मैं आपकी जगह होता तो एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी रखते कि भाई कम से कम ये मिनिमम है, अगर आप इससे कम कर रहे हो बेटा तो आप रिस्क जोन में हो। सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ, साल भर आपने कैसा पढ़ा, क्या पढ़ा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट मोमेंट में आपने रिवाइज किया या नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एटलीस्ट बायो को 3 घंटे या 3+1 आप कर दो 4 घंटे। क्यों? क्योंकि वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चन का, टोटल स्कोर जो आपका होगा इसी से दिखेगा, ये विजिबल आपका स्कोर जो रहेगा इसी से ज़्यादा विजिबल होगा। देन केमिस्ट्री का दिन, इसका अगर हम ऐसा करते हैं तो 9 से 10 घंटे ये मिनिमम है, अभी आपको पढ़ना ही चाहिए। 9 to 10 आवर कम ही बता दिया, 24 घंटे में आप 9 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप दिक्कत में फंस जाओगे। 9 से 10 घंटे पढ़ना है, और इसमें अब क्या करना है, बायोलॉजिकल डेफिनेटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसमें आपको रीडिंग बिल्कुल करना ही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, रीडिंग हैबिट आपको छोड़नी नहीं है, रीड करना ही है NCERT आपको। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, बन कुछ नहीं रहा है। रीड करो, ठीक है, बायोलॉजी में रीड करो, फैक्ट को रीड करो, स्टेटमेंट को रीड करो, इन्फॉर्मेशन को रीड करो, जो डेटा दिया है उसको रीड करो, पढ़ो, बार बार पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, तब जाके वो चीज़ें आपको याद होगी। तो 3 घंटे 2.5 घंटे आपको रीड करना है, और 1 घंटे 1.5 घंटे आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नाउ देन बैटरी लो, चलो
केमिस्ट्री में भी ऐसा है, केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि लाइक इसको मैं फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच का सब्जेक्ट मानता हूँ। लाइक कि कुछ पोर्शन जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल फिजिक्स जैसा हो गया, न्यूमेरिकल बनाने हैं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्या है, रटना पड़ता है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है ना, उसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं केमिस्ट्री को बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच में पुट करता हूँ, और यही मेरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का एग्जाम हॉल के अंदर तरीका भी होता था। तो केमिस्ट्री में भी आप ये कर सकते हैं, इसमें आपको इक्वली थ्योरी को एज वेल एज आपको प्रैक्टिस को ध्यान देना होता है। अगर आप 4 घंटे कर रहे हैं तो आप 2 घंटे कर सकते हैं। फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में ऐसा है कि थ्योरी का मैंने कहा बहुत ज़्यादा रोल पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा एनालिसिस वाले क्वेश्चन या लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्ड करके रखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, राइट। तो इसमें प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिना न्यूमेरिकल किए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फिजिक्स में आपका स्कोर अच्छा हो जाए तो आप भूल जाइए। तो आप लोग ये देख लो, ऐसा एक शेड्यूल कर लो कि भाई इतने घंटे करने हैं। नाउ द क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो टाइम है इसको सेट करो ना यार, 2 to 5। एग्जाम भी आपको कब देना, अब 1.5 महीने तो बचे हुए हैं, कम से कम आपका दिमाग का बायोलॉजिकल क्लॉक तो सेट हो जाएगा। 2 बजे से 5 बजे, ठीक है। इधर आप सुबह उठ के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप वो देख लो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे क्वेश्चन बना रहे हो, कितनी थ्योरी पढ़ रहे हो वो आप देख लो। लेकिन 2 से 5 का टाइम, चाहे आप घर पे बैठे हो, आप इंस्टीट्यूट में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, जहाँ भी आपको बैठो, कम से कम सिटिंग हैबिट बनाओ। 2 to 5 PM आप उस समय थ्योरी मत पढ़ो, 2 to 5 PM आप क्वेश्चन बनाओ। सुबह आपने थ्योरी वाला काम कर लिया है, जो क्वेश्चन बनाने वाला काम है उसको यहाँ पे लेकर आइए, 2 PM to 5 PM पर लेके यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये काम आप अगर कर लोगे अगले 30-35 दिन तक, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव ही होगा। अच्छा, मान लो ये करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इतना मैंने बताया, या आपने जो स्ट्रेटजी फॉलो की, आपने मेहनत किया, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कम से कम आपको रिजल्ट के बाद रिग्रेट नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना पार्ट प्ले नहीं किया। प्ले योर पार्ट, अपना रोल प्ले करिए, अपनी मेहनत करिए, रिजल्ट चाहे जो भी होगा हम लोग उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लाइक इस लास्ट मोमेंट पे जैसे आपका कंसंट्रेशन है ना, कैसे कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, कितना आपको कंसंट्रेट करना है, कितना पढ़ना है, ब्रेक लेना है, नहीं लेना है। तो क्या होता है कि लगातार अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी जैसे 3 घंटे से पढ़ रहे हो, 4 घंटे से पढ़ रहे हो, तो ऐसा मशीन तो है नहीं हम यार, हम लोग ह्यूमन हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं 1 घंटे पढ़ने के बाद उनको ब्रेक चाहिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं 2 घंटे पढ़ने के बाद। तो ये आप अपने लेवल पे देख लो कि कितने देर तक लगातार आप कंसंट्रेट कर सकते हो। जब तक चीज़ें आपके दिमाग के अंदर जा रही हैं तब तक पढ़ाई करिए। अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे से आप पढ़ रहे हो, चीज़ें आपके ब्रेन में नहीं जा रही हैं, तो टेक अ ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक ले लो। और इस ब्रेक के टाइम पे ना कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, लाइक एक्सेसिव टॉक, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, मोबाइल पे तो बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली जैसे मोबाइल, जैसे आपने बहुत 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक पढ़ा, कंसंट्रेटेड होके अच्छी चीज़ें पढ़ी, वो आपके दिमाग में रिटेन हो रही हैं, आपको याद हो रही हैं, और उसी टाइम पे जाके आप इंस्टाग्राम में रील देख दिए, या फेसबुक वगैरह में जो चलता है उसको क्या शॉर्ट्स वगैरह बोलते हैं, तो वैसा अगर आपने कर दिया है ना, फालतू चीज़ें, तो वो चीज़ आपको याद रह जाएगी, है ना। और आपने जो पढ़ा हुआ था 2.5 घंटे से, वो आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाएगा। तो अवॉइड करिए। म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, है ना, और भी जैसे म्यूजिक सुन सकते हैं, या आपको किसी से बात करने में अच्छा लगता है आप उससे बात कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, डीमोटिवेशन को अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग से बचिए। ऐसे इस टाइप के कोई भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जिन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करो आप। अगर आप ये कर पाते हो तो आपको जो कंसंट्रेट होकर जो आपने पढ़ाई करी हुई है ना, उसका इंपॉर्टेंस है ना। अगर आपको लगता है कि एक जगह बैठ के पढ़ने से आप ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप वॉक करते करते भी पढ़ सकते हो, चलते चलते भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। ये मेरे कुछ तरीके थे, मैं कंसंट्रेटेड होकर पढ़ता था, बीच बीच में ब्रेक भी लेता था, थोड़ा सा वॉक करता था, कुछ म्यूजिक सुनता था, और बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। कुछ अच्छा पाने के लिए आपको खोना पड़ेगा, और यही वो टाइम है जहाँ पर आपको खोना है। तो चलिए, ये बातें भी हो गई, आप इनको फॉलो करिएगा, ठीक है। अब वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें लाइक है ना, हम लोग बात करेंगे। क्लास 12th बोर्ड का एग्ज़ाम जस्ट कंप्लीट हुआ है या होने वाला है, तो अब 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक ड्रॉपर बच्चे हैं, उनका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, बोर्ड वालों का क्या होना चाहिए, और मिनिमम है ना कितने क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है इन 1.5 महीने के गैप में या 50 दिन के ड्यूरेशन में, ताकि आपका अल्टीमेट जो स्कोर हो वो इम्प्रूव हो। तो इन टॉपिक्स पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।